देवांग, चीजें क्लियर हो रही हैं? समझ आ रहा है टॉपिक? गुड आफ्टरनून। देवांग क्लास में है? हाँ, क्लियर हो रहा है। क्योंकि आप कम बोलते हो ना, तो मुझे आपका पता नहीं लगता कि क्या मतलब है। जो बच्चे बोलते हैं वो तो अपनी बात को बता ले जाते हैं। आई थिंक सेकेंड लेक्चर है। हाँ बेटा, क्या कह रहे हैं? क्लियर हो रहा है ना? साथ साथ में करते जाओ एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन। हाँ, ठीक है। देखो, फर्स्ट लॉ हमने बॉयल्स लॉ करा था, आज हम लोग कर रहे हैं एक नया चार्ल्स लॉ। फर्स्ट लेक्चर के एक बार। हाँ, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है ये तो बताओ। देखो, ग्राफ कैसे बनते हैं? ग्राफ एक इक्वेशन पे बनते हैं, है ना? या एक रूल पे बनते हैं। दो चीज़ों की डिपेंडेंसी अगर एक दूसरे के पे बताई जा रही है तो उस पर ग्राफ बनते हैं। ठीक है। बेसिकली जो ग्राफ बनते हैं मैथ्स की अगर लैंग्वेज में बोले तो ग्राफ आपके इक्वेशन पे ही बनते हैं, है ना? जैसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। स्ट्रेट लाइन अगर आपका कर्व आ रहा है, ग्राफ आ रहा है, तो आप क्या बोलते हो? वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बोलते हो ना? यही बोलते हो ना? तो इसी तरीके से और भी कर्व होते हैं, जैसे हाइपरबोला का कर्व है जो हम लोग यूज करेंगे। स्ट्रेट लाइन है, मेजर वे में हमें यही यूज करने हैं इस चैप्टर में। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। अब किस तरीके से किसकी डिपेंडेंसी हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कर्व कैसा आता है। जब हमने बात करी बॉयल्स लॉ की, तो बॉयल्स लॉ में हमने बोला कि अगर अमाउंट फिक्स कर दो किसी गैस का और टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दो, तो जो उसका प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बताया हमने। और इसको हमने प्रोपोर्शनलिटी हटा के के यूज़ किया और पी वी इज इक्वल टू के आ गया कांस्टेंट। ये हमारा रूल निकला था, है ना? या ये रूल कह सकते हो आप। यानी प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। अब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए किसी फिक्स अमाउंट ऑफ गैस का अगर आप ये ग्राफ खींचते हो पी और वी में, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो कैसा ग्राफ आना चाहिए? इस तरीके का आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है बात? पी और वी में अगर रिलेशन है इनवर्स का, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? डिक्रीज होगा। इस तरीके से हमें ग्राफ मिलने चाहिए। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इस ग्राफ में, इस ग्राफ से क्या पता लग रहा है? अगर P इंक्रीज कर रहा है तो V भी क्या कर रहा है? इंक्रीज। अगर इस पॉइंट पे देखो A पे B पे, तो यहाँ पे A पे P की वैल्यू भी बढ़ी है और V की वैल्यू भी बढ़ी है। P की वैल्यू भी बढ़ी है, V की वैल्यू बढ़ी है। तो ये बॉयल्स का तो ग्राफ है नहीं। अगर हम बॉयल्स के ग्राफ की बात करें, P और V में ग्राफ खींचे तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है। ठीक है। P और V में जब आप ग्राफ खींचते हो तो आपको इस तरीके का ग्राफ मिलता है। इसमें क्या है? P की वैल्यू अगर यहाँ पे ले लो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे देखो, तो ये आपको दिख रहा है कि इसको अगर इनिशियल प्रेशर मान लो और इसको अगर फाइनल प्रेशर मान लो, तो आप देख पा रहे हो P इनिशियल ज़्यादा और P फाइनल कम है। यस और नो? इस पॉइंट पे अगर आप वॉल्यूम को वी इनिशियल बोलो और इस पे बोलो वॉल्यूम को वी फाइनल, तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो वी फाइनल ज़्यादा है भाई। इस पे वॉल्यूम आप दिखा रहे हो इस एक्सिस पे, और इस पे आप प्रेशर दिखा रहे हो। तो आप देख पा रहे हो कि इधर वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका मतलब वी फाइनल ज़्यादा है, वी इनिशियल कम है। तो जब प्रेशर ज़्यादा था तब वॉल्यूम कम था, और जब प्रेशर ज़्यादा था तो वॉल्यूम कम था, और प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को दिखा रहा है ये ग्राफ। क्लियर हो गई बात इतनी?
और ये ग्राफ खींचा किस पे गया, इसमें एक टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं जब ग्राफ खींचे जाते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल कर्व। इसी तरीके से अगर आप इस इक्वेशन को ऐसे यूज़ करो, इस इक्वेशन को अगर ऐसे देखो, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ v, ये भी तो कह सकते हैं, v के इनवर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर P और 1/v में ग्राफ खींचोगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यहाँ पे अगर आप P ले लो और यहाँ पे 1/v ले लो तो क्या मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, इसी से मैंने टेम्परेचर को रिलेट करना भी बताया था कि अगर 2 ग्राफ 3 ग्राफ दिए हुए हैं तो आप टेम्परेचर को कैसे रिलेट करोगे कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा है और किसका टेम्परेचर कम है, ये बताया था ना आपको। जैसे मान लो P और V में ये ग्राफ है, एक ग्राफ ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, अलग अलग टेम्परेचर पे खींचे गए। मान लो ये T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर है, ये T3 टेम्परेचर है, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आप देखो, हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन मान लो ये 3 ग्राफ दिए हुए हैं, सपोज एक ही ग्राफ में मैंने बता दिया इसलिए आप कंफ्यूज हो रहा है। 3 केसेस हैं, सेम गैस ली गई। ठीक है, मान लो कोई गैस ले लिया हमने, उसके 2 ग्राम को हमने के 3 सैंपल ले लिए, 2 ग्राम के। ठीक है, और टेम्परेचर हमने ले लिया सपोज 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तीनों सैंपल का, 3 सैंपल है हमारे पास, और तीनों के लिए हम पीवी कर्व जब खींचते हैं, एक का टेम्परेचर हमने, तीनों के लिए टेम्परेचर 35 नहीं लेंगे, तीनों के लिए अलग अलग ले लिया। मान लो एक के लिए टेम्परेचर तुमने ले लिया 35, एक के लिए तुमने ले लिया 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक के लिए तुमने ले लिया मान लो 65 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको पूरे ग्राफ को 35 कांस्टेंट पे खींचा, प्रोसेस को देखा, ग्राफ आया। एक बार आपने 45 पे खींचा और एक बार आपने 65 पे खींचा। इतनी बात सबको समझ आती है? 3 केसेस ले लिए। अब इन्हीं 3 केसेस को मैंने एक ही ग्राफ में दिखा दिया था, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। किसी गैस का फिक्स अमाउंट है, 3 टेम्परेचर पे 3 एक्सपेरिमेंट किए गए, है ना, ऐसा नहीं एक ही एक्सपेरिमेंट में खींचा है, 3 एक्सपेरिमेंट आपने कर दिए, तो 3 ग्राफ मिल जाएंगे। थ्री केसेस की स्टडी कर रहे हो तुम, तीनों का टेम्परेचर अलग अलग कांस्टेंट है ना। ग्राफ सेम ही ड्रॉ नहीं होगा, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तीनों को कंपेयर करना है, तो 3 ग्राफ बना के भी दे सकते हैं, या एक ही ग्राफ में, अगर एक ही गैस है तो एक ही ग्राफ में भी दे सकते हैं। क्लियर हुई बात? जैसे मान लो एक कोई गैस है, सपोज कोई आइडियल गैस ले ली हमने, ठीक है, कोई आइडियल गैस P है, उसका 3 एक्सपेरिमेंट हमने किए, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3। ठीक है, इसमें भी हमने इसके 3 ग्राम लिए, इसमें भी 3 ग्राम लिए, इसमें भी 3 ग्राम लिए, इसके प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचा, यहाँ भी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचा, यहाँ भी P वर्सेस V का ग्राफ खींचा, तीनों का P वर्सेस V का ग्राफ हमने देखा। जब P वर्सेस V का ग्राफ देखते हैं तो एक का ग्राफ कुछ आया, एक का ग्राफ कुछ आया, एक का ग्राफ मान लो ये आ रहा है, एक का ये आ रहा है, एक का ये आ रहा है।
अब ये बता दिया गया कि अलग अलग टेम्परेचर पे खींचे गए। पूरा जितना ग्राफ, ये जो प्रोसेस है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। जैसे इस पॉइंट पे भी लो तो T1 है, इस पे भी लो तो T2 है, इस T1 है, इस पे भी लो तो T1 है। इसका किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लो तो T2 टेम्परेचर है, इसका किसी भी पॉइंट पे T3 है। तो आपसे रिलेशन पूछा जाए T1, T2 और T3 में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा कौन छोटा, तो ये बताना है आपको। ठीक है, क्लियर हुई बात। एक ही गैस का सैंपल है, मतलब उसी गैस के एक बार 3 ग्राम, फिर दोबारा 3 ग्राम, फिर दोबारा 3 ग्राम लिए और उनको हमने उनके पी और वी में ग्राफ खींचा और अलग अलग टेम्परेचर ले लिए। एक बार मान लो 25, एक बार 35, एक बार 65, इस तरीके से टेम्परेचर अलग अलग वेरी करके देखा। तो 3 ग्राफ मिलेंगे, अलग टेम्परेचर करोगे तो 3 ग्राफ मिलेगा। एक 35 पे पूरा मिल गया, एक आपका 45 पे, एक आपका उस पर। तो ये टेम्परेचर किस तरीके से वेरी कर रहे हैं, कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, इसको निकालना है। तो हम देखते हैं कि जो ये ओरिजिन से ज़्यादा जुड़ जाता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब T1 ज़्यादा हो गया, T2 उससे कम और T3 सबसे कम। ठीक है, अब इसको अगर हमें मैथमेटिकल फॉर्म से निकालना है, ऐसे तो हम याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि बॉयल्स के लॉ में P और V में जब ग्राफ खींचते हो तो जो आपका ओरिजिन से सबसे ज़्यादा दूर वाला ग्राफ होता है उसमें T1 उसका टेम्परेचर ज़्यादा, और जैसे अंदर आते जाओगे वैसे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें मैथमेटिकल फॉर्म से निकालना है तो मैथमेटिकल फॉर्म से हम लोग निकालते हैं थीटा से, थीटा को यूज़ करते हैं और थीटा को यूज़ करके हम लोग निकाल लेते हैं। देखो कैसे हमें T1 निकालना है, T1 को देखना है कि कौन ज़्यादा कौन छोटा कौन सा बड़ा। ठीक है, तो एक इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन, जिसको हम इस पूरे उसमें यूज़ करेंगे, पूरे चैप्टर में। हाँ, पी वी इज इक्वल टू NRT। ठीक है, N है नंबर ऑफ मोल्स, अगर अमाउंट कांस्टेंट है तो मोल्स भी कांस्टेंट हो जाएंगे। R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मतलब इसकी वैल्यू कभी भी बदलती नहीं है, सेम रहती है, तो ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। P गैस का प्रेशर है, और V वॉल्यूम ऑफ गैस है, T टेम्परेचर ऑफ गैस है, लेकिन केल्विन में लेना है। ठीक है, तो आपको ग्राफ जिस भी उसमें खींचा गया है टेम्परेचर पे खींचा गया है, टेम्परेचर का रिलेशन निकालना है ना। तो हम टेम्परेचर पे पहुंचने की कोशिश करते हैं इस इक्वेशन से और ग्राफ से। ये ग्राफ है P और V में। ठीक, अब देखो, अगर इस ग्राफ का स्लोप निकालना चाहो तो ऐसे dP/dV से निकाल सकते हो, या डेल्टा P/डेल्टा V से निकाल सकते हो सिंपल वे में। यस और नो, टेन थीटा अगर निकालना है डेल्टा P/डेल्टा V से निकाल सकते हो आप। ठीक है, यानी इस ऊपर की तरफ P ले रहे हो और नीचे की तरफ V ले रहे हो। ठीक, अब टेन थीटा आपको पता है, स्लोप जो है टेन थीटा, अगर दो ग्राफ हैं तो इसका स्लोप क्या होगा, ये वाला होगा ना, और इसका क्या होगा, ये वाला। कौन से एंगल होंगे टेन थीटा, जल्दी से बताइए। ये होगा क्या, यस और नो। ऐसे इस पे एक टेंजेंट खींच दे, ऐसे ही तो बनाते हैं एंगल को। एक इस पे टेंजेंट खींच लो और यहाँ पे ले लो एंगल, वो हो गया थीटा। मान लो ये T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर है, इसका एंगल मान लो θ1 है, इसका एंगल मान लो θ2 है, मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बोलें तो हम ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा, ये तो लिख ही दिया है हमने। अब जब टेन में जब वैल्यू देखते हैं ना हम लोग, तो वो थीटा और टेन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो टेन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू डेल्टा P/डेल्टा V। ठीक है, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, ये केवल प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है, रिलेशन बताना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकालनी है तो टेन थीटा को थीटा नहीं ले सकते,
वैल्यू अगर निकालनी है, यहाँ पे केवल हमें रिलेशन निकालना है तीनों टेम्परेचर में। ठीक, तो हमने लिख लिया इसको थीटा इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा वी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी एक्सिस पे जो होगा चेंज और वी एक्सिस पे जो चेंज होगा, ऐसे लिख सकते हैं। पी बाई वी हो गया। अब देखो, अगर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, इसको आप क्या ऐसे लिख सकते हो क्या? यस और नो? वी को 1/v लिख सकते हो क्या नीचे ले जाके? राइट और रॉन्ग? v को 1/v लिख सकते हैं हम लोग? पक्का? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब हमें, अगर हम इस यहाँ पे t की वैल्यू निकालना चाहें, सपोज हम v को 1/v ना लिखें, हम t की वैल्यू निकालना चाहें, तो यहाँ पे t हमारे पास कैसे आ रहा है? t इज इक्वल टू पी वी बाई एन आर, यही तो आ रहा है। n भी कांस्टेंट है और r भी कांस्टेंट है, तो पी वी बाई कांस्टेंट लिख सकते हो, ठीक है। और t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी वी ऐसे लिख सकते हो, अगर ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट को हटा दो तो प्रोपोर्शनलिटी आ जाता है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को हटाओ तो प्रोपोर्शनलिटी लगा सकते हो। तो टेम्परेचर P इंटू वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। अब देखो, P इंटू वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कोई अगर ग्राफ हो, आपको कोई कर्व दिया हो इस तरीके से, तो और P और V में ये कर्व है, तो P इंटू वी जो होता है ना, वो होता है एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व का मतलब है, ये मान लो कर्व यहाँ से खींचा गया, तो इसके नीचे जितना एरिया आ रहा है ना, P मल्टीप्लाइड बाई V निकालना है, तो ये होता है एरिया अंडर कर्व। तो अगर आप दोनों ग्राफ को देखो, तो इसका मतलब जिस ग्राफ का PV ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा, PV मोर देन टेम्परेचर मोर। अगर एरिया अंडर कर्व किसी का ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एरिया अंडर कर्व कम है तो उसका टेम्परेचर कम होगा। तो अगर दो ग्राफ को हम ऐसे देखें, सपोज ऐसे, जिस पॉइंट से इसको शुरू किया उसी पॉइंट पे इसको भी ख़त्म करो, सेम पे देख लेते हैं। ये आपका पहला वाला है T1 टेम्परेचर पे, ये आपका है T2। तो यहाँ पे अगर एरिया अंडर कर्व देखो आप T1 पे, तो ज़्यादा हो जाएगा एरिया अंडर कर्व, देख पा रहे हैं T1 का P इंटू वी, एरिया अंडर कर्व ज़्यादा है, और T2 का एरिया अंडर कर्व तो यही वाला है ना, देख पा रहे हैं ये वाला T1 वाला, ये पूरा है। T2 का PV एरिया अंडर कर्व लेस है, तो जिसका एरिया अंडर कर्व लेस है उसका टेम्परेचर भी लेस होगा, जिसका एरिया अंडर कर्व ज़्यादा आ गया उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या याद रखना है हमको? बॉयल्स लॉ की अगर बात करो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे P और V के बीच में अगर ग्राफ है तो टेम्परेचर उसका ज़्यादा होगा जिसका एरिया अंडर कर्व ज़्यादा होगा। एरिया अंडर कर्व वैसे भी उसी का ज़्यादा होगा जो ओरिजिन से ज़्यादा दूर हो जाएगा। 3 अगर कर्व है तो ओरिजिन से दूर कौन सा? ये वाला है ना सबसे ज़्यादा, उससे कम ये वाला है, और सबसे कम कौन सा है? ये वाला। तो टेम्परेचर सबसे कम इसका। क्लियर? अभी हम लोग एक और ग्राफ करते हैं, चार्ल्स लॉ करते हैं, उसके बाद हम लोग एक और ग्राफ करेंगे इसका, बॉयल्स का। अब हम लोग कर रहे हैं चार्ल्स लॉ। देखो चार्ल्स लॉ का थोड़ा सा डिफरेंस है, इन्होंने भी काम किया था गैसेस पे, आइडियल गैसेस पे, प्रेशर वॉल्यूम पे।
तो इन्होंने बोला कि आप क्या करो, अभी इन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था, अब इन्होंने बोला आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दो। प्रेशर कांस्टेंट लेना है आपको, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, अगर गैस का अमाउंट फिक्स कर लो, at constant pressure for certain amount of gas, volume of gas is directly proportional to absolute temperature, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। क्या कहते हैं, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम जो है वो गैस का वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। अब कांस्टेंट के आ गया, अगर v बाई टी करोगे तो क्या आ जाएगा, के कांस्टेंट। क्लियर है। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या गया, v बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग p इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था। अगर दो केसेस ले लो, एक में v1 और t1 टेम्परेचर और वॉल्यूम है, और दूसरे में v2 और t2 है, तो दोनों केसेस के लिए अगर इक्वेशन लिखो तो v1 बाई टी वन इज इक्वल टू के आ जाएगा, और यहाँ v2 बाई टी टू इज इक्वल टू के आ जाएगा। अगर दोनों को कंपाइल कर दो तो राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो एक रूल भी आप बना सकते हो, v1 बाई टी वन इज इक्वल टू v2 बाई टी टू। क्लियर। ये जो टेम्परेचर है ये किस में लिया हमने, केल्विन में लिया। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, अगर इसका केल्विन का ऐसे ग्राफ आप खींचो तो ग्राफ कैसे आएगा, देखो v और t में हम ग्राफ खींच रहे हैं, ये केल्विन में, और प्रेशर कांस्टेंट है गैस का, अमाउंट कांस्टेंट है। इनवर्स कहाँ है, डायरेक्टली दिख रही है ना, अगर प्रेशर कांस्टेंट रख रहा हो। p कांस्टेंट, हाँ बोलो बोलो, p कांस्टेंट रखा है और अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है। बोलो, आप कुछ बोल रहे थे हेमांग। हाँ, इंक्रीज करेगा। ये देखो, ये गैस के मॉलिक्यूल हैं किसी सिलेंडर में, ठीक है। मान लो इतने स्पेस में भरे हुए हैं या इतने स्पेस में हैं, है ना। अब आपने क्या किया, इस सिलेंडर को ले जाके रूम में खोल दिया, आपने ओपन कर दिया, ठीक है। उस हीटअप कर रहे हो, थोड़ा सा हीटअप भी कर रहे हो उसको, तो अब ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर तक पूरे रूम में फैल जाएंगे। तो अब वॉल्यूम क्या अटेन करेगी गैस, पूरे रूम का वॉल्यूम अटेन कर लेगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखो टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल्स दूर दूर स्प्रेड होते हैं, तो वॉल्यूम अपने आप इंक्रीज होता है। डेंसिटी से तो इनवर्स, ठीक है। तो ये अमाउंट ऑफ गैस और v और t में अगर हम ग्राफ खींचे तो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये मिलेगा हमें, स्ट्रेट लाइन।
क्लियर है? अब देखो केल्विन टेम्परेचर और डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर है तो उसमें रिलेशन क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में अगर 273 प्लस कर दो तो केल्विन टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर यहाँ पे दिया हो तो आप ऐसे डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 लिखते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। इसका मतलब अगर केल्विन का टेम्परेचर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो ये अगर हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में लें टेम्परेचर, यहाँ पे तो हमने केल्विन में लिया, डिग्री सेंटीग्रेड में लें तो ग्राफ कुछ इस तरीके का हमें मिलता है। देखो ये P और V है, ये ग्राफ है आपका, ये V और T है। अब यहाँ पे हमने T केल्विन में ना ले करके हमने T स्मॉल t में ले लिया डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, जब टेम्परेचर हम डिग्री सेंटीग्रेड में लेते हैं ना तो हमें यहाँ ओरिजिन से जाता हुआ ग्राफ ना मिल करके ऐसा ग्राफ मिलता है। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स मेंशन करती हूँ, इससे आपको चीज़ क्लियर होगी। यहाँ पे ये ओरिजिन है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हम T डिग्री सेंटीग्रेड मान रहे हैं तो ओरिजिन को 0 डिग्री सेंटीग्रेड लोगे। ये मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये मान लो 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये मान लो 300 है। ठीक है, अब इसको अगर केल्विन में लिखोगे तो क्या लिखोगे, क्योंकि केल्विन का टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 होता है ना, तो इसको 373 लिखोगे केल्विन, है ना। इसको क्या लिखोगे केल्विन में 473, इसको क्या लिखोगे 573, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, अब 0 को लिखना है तो 0 को क्या लिखोगे, 0 प्लस 273 तो 273 आएगा ना। अगर ये 0 ले लिया तुमने तो केल्विन का टेम्परेचर 273 आएगा। ठीक है, अब अगर इधर ग्राफ जा रहा है तो इसका मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर है, मान लो हमने -100 ले लिया डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे मान लो हमने ले लिया -200 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे मान लो हमने ले लिया -300 डिग्री सेंटीग्रेड, या -273 लिखते हैं, 300 नहीं लिखते। यहाँ पे हमने ले लिया -273 डिग्री सेंटीग्रेड, देख पा रहे हो। अब ये -100 को केल्विन में क्या लिख सकते हो भाई, ये डिग्री सेंटीग्रेड वाला -100 है तो ये 273 जब प्लस करोगे तो क्या आएगा, 173 आएगा केल्विन में, यस और नो। फिर अगर आप निकालना चाहते हो -200 का तो कितना आ जाएगा 73, तो ये 73 केल्विन बन गया। अब मान लो -273 ले लिया डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर तो 0 आ जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर है ये है 0 डिग्री केल्विन। -273 टेम्परेचर होता है 0 डिग्री केल्विन, और 0 पे देखो आप वॉल्यूम एकदम 0 हो जा रहा है, देख पा रहे हो भाई। वॉल्यूम एक्सिस पे कुछ है ही नहीं, टेम्परेचर पे तो तुम 0 टेम्परेचर पे आ गए, वॉल्यूम पे कुछ है ही नहीं तो वॉल्यूम 0 आ गया। ठीक है, तो ये जो -273 टेम्परेचर है या ये 0 डिग्री केल्विन है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर को। किसको कहते हैं, 0 डिग्री केल्विन बोल दो या -273 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दो, इन दोनों टेम्परेचर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टेम्परेचर पे जो गैसेस होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है ना वो बिल्कुल रुक जाता है, वो मूव ही नहीं करती। मॉलिक्यूल्स का मोशन आपका सीज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है,
ये आइडियल, ये ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है बट ऐसा माना जाता है। इट इज नॉट प्रैक्टिकली बट हम लोग ऐसा मानते हैं, एजम्पशन लेते हैं कि भाई जब टेम्परेचर गैस का बिल्कुल 0 केल्विन पे कर दोगे तो उसके मोशन को आप क्या मान लोगे, 0। और जब वो मूव नहीं कर रही है, रुक गई हैं, तो ऐसे केसेस में बोला जाता है कि इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम भी 0 हो जाता है। क्लियर? तो अगर हम बोले कि आपको कोई ग्राफ ऐसा दिया हुआ है कांस्टेंट प्रेशर पे, और आपका V और T के बीच में ग्राफ है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में कांस्टेंट प्रेशर पे ग्राफ दिया हुआ है, और यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर केल्विन में है। और अगर कुछ ग्राफ आपको इस तरीके का दिखता है जैसा ये वाला हमने लिया है, पीछे की तरफ जाता हुआ, यहाँ माइनस एक्सिस पे जाता हुआ, तो इसका मतलब टेम्परेचर आपने किस में शो किया है, डिग्री सेंटीग्रेड में। क्लियर हुई बात? तो इसका मतलब सबको समझ में आ गया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता क्या, और एब्सोल्यूट जीरो पे एक्टिविटी क्या होती है गैस की। गैस के मॉलिक्यूल्स का मोशन एकदम जीरो हो जाता है, बिल्कुल मूव नहीं करते। ठीक है, अब देखो, एक तो ये लॉ है चार्ल्स का, और एक चार्ल्स ने इसी फॉर्मेट को थोड़ा सा अलग तरीके से बोला। अलग तरीके से कैसे बोला उन्होंने, चार्ल्स ने दूसरा जो लॉ है, इसको आप लोग फिजिक्स में बहुत यूज करेंगे। At constant pressure, if we increase 1 degree centigrade temperature of a gas, then volume increases by 1/273 times of original volume। अब ये नई चीज़ है, इसका क्या मतलब है देखो। जैसे मान लो हमने बोला कि प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, किसी गैस का मान लो टेम्परेचर हमने लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना लिया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम ऑफ गैस अगर हम मान रहे हैं कि है V0, तो टेम्परेचर 0 है उस गैस का, प्रेशर कांस्टेंट लिया है, टेम्परेचर 0 पे वॉल्यूम उसका कितना है, माना है, एज्यूम किया है V0। इतनी बात क्लियर है? अब चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करते हो, डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसका 1/273 टाइम्स इंक्रीज करेगा वॉल्यूम। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर कर दो, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, एक डिग्री सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, देन वॉल्यूम इंक्रीज विल बी, वॉल्यूम में इंक्रीज कितना होगा, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हो तो ओरिजिनल का जो भी आपका 0 पे वॉल्यूम है ओरिजिनल का, उसका 1/273 हो जाता है। इसका मतलब V0 का 1/273 हो जाएगा वो नया वॉल्यूम। ठीक है, ये मान लो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम, ये इंक्रीज है 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंक्रीज। हाँ हाँ हाँ, एप्रॉक्सी में ले लेते हैं, लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, अब तुमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब इंक्रीज किया टेम्परेचर, तो वॉल्यूम में इंक्रीज इतना हुआ। तो अगर आप T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करो तो वॉल्यूम में इंक्रीज कितना होगा?
टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधे सीधे, है ना, यही तो होगा। ठीक है, इसका मतलब टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर करते हो तो इंक्रीज आ गया वॉल्यूम का इतना। इसका मतलब अगर हम टी डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहें तो क्या आएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम इंक्रीज इन टी डिग्री सेंटीग्रेड। भाई टी डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर ले जाने में कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और ओरिजिनल वॉल्यूम तो रहेगा ही रहेगा 0 पे जो था, 0 पे V0 था। ठीक है, और टी डिग्री जब बढ़ाया तो इतना इंक्रीज हुआ, देख पा रहे हो सब लोग। तो अगर हम इक्वेशन निकालें तो क्या आ जाएगा, और टी डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम को हमने VT मान लिया सपोज, तो यहाँ VT लिख देते हैं। VT इज इक्वल टू V0 अगर कर दो तो ये इतना आ जाएगा क्या। ठीक है, तो ये भी चार्ल्स लॉ का एक फॉर्म है। क्लियर हुई बात कि किसी गैस का अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम है उसका 1/273 टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। पहले वाले वॉल्यूम में आपको उतना वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा, और अगर टी टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो T/273 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको V0 में, तब जाके आपको नए वॉल्यूम की वैल्यू निकलेगी। ओके, अब इस पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो कर लेंगे न्यूमेरिकल। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन आ गया, ये आपका डिफिकल्ट वाला फॉर्म है, और ये वाला, ये जो फॉर्म है ना इसी से निकाला गया था बाद में, जो पहले मैंने बताया ना ये वाला फॉर्म जो है उसी से डेराइव किया गया था, इजी वे में कर दिया गया इसको। बाकी जो ओरिजिनल है वो ये वाला है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, देखो जैसे ये दिया हुआ है ग्राफ है, वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, और ऐसे दिए हुए हैं, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है ग्राफ। इसको लिख रहे हैं P1, इसको लिख रहे हैं P2, इसको लिख रहे हैं P3। 3 कांस्टेंट प्रेशर हैं लेकिन 3 है ना, P1 P2 P3, और टेम्परेचर कुछ ऐसे लिख रहे हैं। ये जो है आपका ये है -300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका है -200 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे है -100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे है आपका +100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे लिखे हुए टेम्परेचर, ऐसे ग्राफ है। अब आपसे पूछा है P1 P2 और P3 में रिलेशन बताइए, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, कैसे बता सकते हैं। PV इज इक्वल टू nRT होता है ना, यही तो होता है गैस इक्वेशन। अब हमें प्रेशर निकालना है तो इसका मतलब nRT/V, प्रेशर का रिलेशन चाहिए हमको। N भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो इसको हटा दो, T/V देख लो। T/V क्या होगा, अगर इस ग्राफ का स्लोप देखो तो वो V/T होगा। ठीक है, तो अगर हम tan थीटा का इन्वर्स कर दें या ग्राफ को दूसरे तरफ से देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, T/V इज इक्वल टू 1/tan थीटा, यस और नो। तो T/V इज इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/tan थीटा, मतलब
जिसका टेन थीटा ज़्यादा उसका टी बाई वी कम होगा, यस और नो। और जिसका टी बाई वी कम उसका प्रेशर कम। ऐसे लिखती हूँ, इसको लैंग्वेज में लिख देती हूँ। टेन थीटा लेस, जिसका टेन थीटा लेस उसका टी बाई वी मोर, टी बाई वी मोर। और यहाँ से देखने से पता लग रहा है टी बाई वी पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसका पी मोर। उल्टा भी लिख सकते हो इसको। तो देख लो किस ग्राफ का टेन थीटा लेस दिख रहा है आपको, ये वाले P3 वाले का दिख रहा है। तो इसका P3 वाले का टेन थीटा सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा इसका है, फिर इसका है। तो टेन थीटा अगर हम देखें, टेन थीटा इज लीस्ट फॉर P3 कर्व। इट मीन्स क्या हो गया, उल्टा चलेगा टेन थीटा के। टेन थीटा के पी इनवर्सली है, इसका मतलब P3 जो है हाईएस्ट है। तो क्या हो जाएगा आपका, P3 सबसे बड़ा है तो उससे कम होंगे ये सब, P3 सबसे ज़्यादा। इस तरीके से रिलेट करके हमको निकालना है, ठीक है। टाइम बताइए। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे करते हैं हम लोग, अच्छा सा कर लिया जाए। हाँ, और एनसीईआरटी का करते हैं, एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चंस अच्छे। देखो, ऑन अ शिप sailing in a Pacific Ocean, where temperature is 23.4 degrees centigrade. A balloon is filled with 2 liter air. What will be the volume of balloon when the ship reaches Indian Ocean? What will be the volume of balloon when ship reaches to Indian Ocean? और यहाँ पे टेम्परेचर दिया होगा, where temperature is 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो, टेम्परेचर बढ़ गया तो वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा क्या, यस और नो? कितना? 2.23? नहीं, 2.23 तो नहीं आ रहा है। वॉल्यूम तो बढ़ेगी, अगर चार्ल्स लॉ लगाओ सिंपल, V1 T1 बाई V2 T2, अगर ये लगाएं तो V1 अपना उसका क्या है, 2 लीटर है, और टेम्परेचर पहले कितना है, 23.4 ही तो है, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं 273 प्लस करके। तो अगर 273 प्लस करोगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 296.4 आ जाएगा। V2 आपको निकालना है और T2 आपको दिया हुआ है कितना, 26.1, तो ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 299.1 आ जाएगा। तो ऐसे V2 क्या आ जाएगी, वैल्यू देखो V2 की
3.2 पॉइंट पे आ रहा है। ये दिख रहा है अपने को 299 है, 296 से ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, लेकिन नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, बड़ी हुई है ना। तो इसकी वैल्यू कम कैसे आ रही है? अच्छा, ऊपर की वैल्यू ज़्यादा है, नीचे की नहीं। ऊपर की वैल्यू ज़्यादा है तो 2 से वैल्यू ज़्यादा ही आएगी कुछ, है ना। कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा। क्लियर है बात? अब एक और करेंगे इसी का। इंक्रीज इन वॉल्यूम when temperature of 800 ml of air increases from 27 degree centigrade to 47 degree centigrade under constant pressure 1 bar। प्रेशर कांस्टेंट है तो आपको पता लग गया कि चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला लगाना है, तो निकाल लेंगे सब लोग। V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। पहले वॉल्यूम था 800, अब नया वॉल्यूम निकालना है। पहले टेम्परेचर था 27, 273 जब प्लस करोगे तो 300 केल्विन आ जाएगा, और बाद में टेम्परेचर हो गया 47, तो 273 फिर से प्लस कर दो तो केल्विन में कितना आ जाएगा आपका 320। अब सॉल्व कर लेंगे आराम से। यहाँ पे 800 आ गया, यहाँ पे 300 आ गया, यहाँ पे V2 निकालना है, T2 320, तो ये सारा उड़ जाएगा और V2 इज इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक आपको सिखाने के लिए करवा दिया, बट बाकी ऐसे सवाल आते नहीं है। अब आप बोलोगे तो फिर करवाया क्यों? सबसे इजीएस्ट वे वाले ये सवाल है ना, तो ये आते नहीं है। स्कूल में आ जाते होंगे, स्कूल में भी इससे टफ बना देते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला जो है ना अपना, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब देखो, अच्छा क्वेश्चन करते हैं, चलो अच्छा सा करते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। तो हमें जैसे ही टेम्परेचर कांस्टेंट आ जाए वैसे हमें याद आना चाहिए, बॉयल्स लॉ लग सकता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये लग सकता है, दिमाग में आ जाना चाहिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर अ गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 200 ml एंड प्रेशर दिया हुआ है 0.720 बार, ठीक है। देन इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल प्रेशर 0.900 बार। व्हाट इज रिजल्टिंग वॉल्यूम? अब नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा, निकाल लेंगे फॉर्मूला लगा के। भाई इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है 200, कांस्टेंट टेम्परेचर है, उससे पता लग गया कि हमें ये बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला लगाना है। इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है 0.72 बार, फाइनल प्रेशर दिया हुआ है P2 0.900 बार, तो फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। कुछ टफ है? नहीं है। इसका आंसर है, क्या दिया हुआ है, 160 ml, ऐसे हो जाएगा ना।
P1 P1 हो गया आपका ये। 9 की टेबल से सब कट जाएगा। 3 0 है, ऊपर नीचे मिला के आपके 2 0 कटेंगे, 3 नहीं। तो ये 9 की टेबल से काट दो आप, तो 9 8 जा होता है ना, तो 160 है ना। हाँ हाँ बोलो। हाँ नहीं नहीं, सब्जेक्टेड टू, देखो सब्जेक्टेड टू का मतलब समझ रहे हो कि 0.72 था पहले प्रेशर, अब इन्होंने इतना इंक्रीज कर दिया, 0.90 पे ला दिया, यानी कितना इंक्रीज किया, इंक्रीमेंट कितने का किया, अगर देखो तो 9 में से 2 गया कितना 7, और यहाँ 8 अगर ले लो तो, यानी 0.17 यूनिट का इंक्रीज किया। अब नया प्रेशर ये बन गया। क्लियर? सब्जेक्टेड टू, हाँ इन क्वेश्चंस में इन लाइन को समझना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पता चला वो बोल कुछ रहे हैं और हम समझ कुछ रहे हैं, या हम समझ कुछ रहे हैं वो बोल कुछ और है, मतलब अलग हो जाएगा। क्लियर हुई बात है मैम? सब्जेक्टेड टू का मतलब उस पूरे सिस्टम का प्रेशर अब क्या कर दिया गया, 0.900 बार। पहले वो 0.72 था, अब उसका नया प्रेशर 0.900 बार। ठीक है? इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, एनसीईआरटी में अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए, बलून रिलेटेड क्वेश्चन खूब सारे बनते हैं। देखो एक क्वेश्चन और है, कर लेते हैं हम लोग। अ बलून is filled with hydrogen at room temperature. रूम टेम्परेचर इन जनरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सीड्स 0.25 बार। अगर 0.25 बार से प्रेशर ज़्यादा बढ़ा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। इफ at 1 bar pressure its volume is 2.4 liter, then up to what volume can balloon be expanded? कितने वॉल्यूम तक आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो? हाँ हाँ, मैं पहले बताऊंगी नहीं, पहले ट्राई करो। आंसर है नहीं। सब लोग ट्राई करो।